नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं केशव राय आज चंद्रकांत देवताले जी के निवास पर हूं और चंद्रकांत देवताले जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका बहुत नाम था, बहुत सम्मान था और उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित भी किया जा चुका है। और मुझे उन्होंने कुछ 10-12 साल पहले ये पुस्तक भेंट की थी इसी बंगले पर और उनका ये आशीर्वाद मिला था उस समय मुझे। और जब डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की जो पत्नी है पुष्पा भारती, जब उज्जैन हमने उन्हें उज्जैन आमंत्रित किया था हिंदी सेवा सम्मान समारोह के लिए, तो सर को जब मैं आमंत्रण देने आया तो देवताले साहब ने कहा देखो केशव में कोई कार्यक्रम में तो जाता नहीं। और वाकई सर हर कार्यक्रम में नहीं जाते थे, अगर जाते भी थे तो पीछे बैठते थे। वो मंच पर बैठने का या आगे आगे की सीट पर बैठने का उनको कभी शौक नहीं था और ना वो बैठते थे। तो मैंने कार्यक्रम में सर आए, फिर पुष्पा भारती जी से उनकी मीटिंग भी हुई, बातचीत हुई काफ़ी। कार्यक्रम में वो पीछे बैठे लेकिन आगे नहीं आएगा। तो ऐसी यादें। और जब हम मुंबई में देखते हैं कि जो देश के नामी साहित्यकार कवियों पर जब बातचीत चलती है तो चंद्रकांत देवताले जी का नाम उसमें प्रमुखता से आता है। और हम एक पत्रिका निकालते थे हमारा मध्य प्रदेश, हमने उसमें भी कविता उनकी छापी थी और इसमें हमारा ही गौरव, हमें ही गौरव प्राप्त हुआ था उसका। तो आज सर की पुण्यतिथि और हम उज्जैन में ही हैं, तो आज हमने उनकी जो बेटी है कनुप्रिया देवताले, प्रोफेसर हैं कॉलेज में, उनसे निवेदन किया और सर की पुण्यतिथि पर यहाँ पर आने का भी सौभाग्य मिला, उनको नमन करने का। तो नमस्ते जी कनुप्रिया जी, और सर को पहले प्रणाम, उनकी पुण्यतिथि आज। तो बताएं उनका, सर का जो लेखन में इतनी प्रसिद्धि और इतनी प्रमुखता से उनका नाम है, तो उनका लेखन, परिवार और नौकरी, ये तीनों का एक साथ सामंजस्य, क्योंकि लेखक तो कोई भी हो जाता है लेकिन लेखनी समाज में, देश में उस तरह से प्रसिद्धि मिले, सराही जाए, बड़े बड़े सम्मानों से सम्मानित किया जाए, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह का नाम, परिवार और ये नौकरी तीनों एक साथ, उसके बारे में आप बताएं कि कैसे हो पाता है। उसके बाद एक कविता भी आप सुनाइएगा उनकी। दरअसल पापा बहुत सहजता से लिखते थे और कविता वो उनको उमजती थी। सोच समझ के और विचार करके लिखने वाले कवियों में से नहीं थे। सहजता से कहीं भी बैठ के, किसी भी जगह में बैठ के वो बड़ी आसानी से कविताएं लिखते थे। और रोज़मर्रा की जो घटनाएं होती थीं, जो चीज़ें उनको चुभ जाती थीं, जो उनको दृश्य उनकी आंखों में बस जाते थे, उनको वो शब्दों में उभारने की कोशिश करते थे। ऐसे ही मैं आपको एक कविता बताना चाहती हूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी, शायद कक्षा 7th में या 8th में रही होंगी जी, तो किसी बात पे मैंने पापा से बहुत बहस करी जी। 7 साल की उम्र में? हाँ, कक्षा 7 में। अच्छा, कक्षा 7। और वो बहस करने के बाद मैंने कुछ ऐसे बचपन में कुछ ऐसे शब्द उनसे कहे होंगे जो उनको पीड़ा दे गए, जो उनको दुख दे गए। और फिर मुझसे बात करने के बाद, मुझे समझाने के बाद उन्होंने ये कविता लिखी थी रात में जी। इसका शीर्षक है प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता जी। क्या? तुम्हारी निश्चल आंखें तारों सी चमकती है मेरे अकेलेपन की रात के आकाश में। क्या बात? प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता, ईथर की तरह होता है। जरूर दिखाई देती होंगी नसीहतें नुकीले पत्थरों सी। वाह, क्या बात। दुनिया भर के पिताओं की लंबी कतार में पता नहीं कौन सा कितना करोड़वां नंबर है मेरा, पर बच्चों के फूलों वाले बगीचे की दुनिया में तुम अव्वल हो पहली कतार में मेरे लिए। क्या बात, क्या बात। मुझे माफ़ करना, मैं अपनी मूर्खता और प्रेम में समझा था मेरी छाया के तले ही सुरक्षित रंग बिरंगी दुनिया होगी तुम्हारी। अब जब तुम सचमुच की दुनिया में निकल गई हूँ, मैं खुश हूँ सोचकर कि मेरी भाषा के अहाते से परे है तुम्हारी परछाई। क्या बात, क्या बात। तो जो मैंने उनको दुखी किया था जी, उसके एवज में वो इस तरह से कविता के रूप में उन्होंने अपने फीलिंग्स को मेरे लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब भी मैं इस कविता को याद करती हूँ, मुझे वो दिन
याद आता है जब वो दुखी हो गए थे मेरे बातों से, और फिर उन्होंने तो इस तरह से कविता और नौकरी और घर जो है उनके लिए अलग अलग नहीं था। जी 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 सब कुछ एक दूसरे में गुथा हुआ था जी। और वो सब कुछ अंदर से सहजता से बाहर आता था। माँ पर भी लेकर, जैसा कि कुछ ऐसा माँ पर भी कुछ कविता, माँ के ऊपर भी उन्होंने एक कविता लिखी है। बच्चों के ऊपर उनकी सबसे पहली कविता दिनमान के फ्रंट पेज पे छपी थी। जी, रघुवीर सहाय जी जब दिनमान के संपादक एक आध थे। कविता और अगर आप सुनाएं। एक और कविता, जैसे ये भी अच्छी है, शब्दों की पवित्रता के बारे में। कितनी बढ़िया, रोटी सेकती पत्नी, क्या बात है वो तो। ये पहली वाली सुना दीजिए आप तो। लाई बहुत ही अच्छी कविता, बहुत ही कमाल है। शब्दों की पवित्रता के बारे में। जी। रोटी सेकती पत्नी से हंसकर कहा मैंने, अगला फुल्का बिल्कुल चंद्रमा की तरह बेदाग हो तो जानूं। उसने याद दिलाया बेदाग नहीं होता कभी चंद्रमा। तो शब्दों की पवित्रता के बारे में सोचने लगा मैं। क्या शब्द रह सकते हैं प्रसन्न या उदास केवल अपने से? वह बोली, चकोटी पर पड़ी कच्ची रोटी को दिखाते, यह है चंद्रमा जैसी। दे दूं इसे क्या बिना ही आँच दिखाए? अवकाश में रहते हैं शब्द, शब्दकोश में टंगे नंगे अस्थि पंजर। शायद यही है पवित्रता शब्दों की। अपने अनुभव से हम नष्ट करते हैं कौमार्य शब्दों का, तब वे दहकते हैं और साबित होते हैं प्यार और आक्रमण करने लायक। मैंने कहा, सेंक दो रोटी तुम बढ़िया कड़क चूंदड़ी वाली, नहीं चाहिए मुझे चंद्रमा जैसी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये हम अक्सर पढ़ते रहते हैं इसको, इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें याद है। तो और कुछ संस्मरण अगर आप बताना चाहें तो बता सकती हैं। संस्मरण तो बहुत सारे हैं, आप जी। पूछिए एग्जैक्टली। जी। मैं तो इतने लगातार पूरे समय पापा के साथ में रही हूँ जी और मैंने उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ पे चिंता करते देखा है, परेशान होते देखा है, जी। लिखते सोचते देखा है। प्रचार प्रसार से वो दूर ही रहे। प्रचार प्रसार उन्हें पसंद नहीं था, पसंद नहीं था। उत्सव उन्हें पसंद नहीं था, जलसा उन्हें पसंद नहीं था। वो जी। बहुत सादगी से और सहजता से जैसा वो सोचते थे जी। बस वैसा ही वो रहना और रहे वो आखिर तक इन सब चीज़ों से दूर रहे। विदेशों में गए वो कार्यक्रमों में, कभी आपका जाना हुआ विदेशों में उनके साथ? उनके साथ तो नहीं गई मैं, अलग से मैं भी गई हूँ, पर वो तो भारत सरकार के इनविटेशन पे ही गए, कभी व्यक्तिगत रूप से कभी विदेश नहीं गए। जी जी जी। तो एक वर्ल्ड पोइट्री में उन्होंने भोपाल के अंदर काफ़ी सारे कवियों के साथ में उन्होंने ट्रांसलेशंस किए थे, अनुवाद किए थे। शुरू में साहित्यकारों से या लेखकों से परिवार को कुछ शिकायत रहती है कि आप समय नहीं देते हैं परिवार को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पापा तो घर में से बाहर ही नहीं निकलना पसंद करते थे। अच्छा, यहाँ उल्टा था। हाँ, उल्टा था यहाँ पर। हाँ। कि वो अपनी 2 कक्षाएं या 3 कक्षाएं जो भी होती थी कॉलेज में हिंदी साहित्य पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद आने के बाद वो कहीं जाना पसंद नहीं करते थे। उन्हें अपनी किताबों की दुनिया और लेखन बहुत पसंद था। आप कोई वहाँ उनको इतने बड़े बड़े सम्मान मिले, आप कोई सम्मान समारोह में भी नहीं गई उनके साथ? हाँ, उनके सम्मान समारोह में मैं तो नहीं जा पाई। मेरी बहन और मम्मी अक्सर जाया करती थी, तो मैं खुद क्योंकि सरकारी नौकरी में थी तो वो संभव नहीं था जी जी छुट्टी लेके जाना। जी। तो घर में उनका शेड्यूल क्या रहता था? सुबह लिखते कब थे वो? सुबह? मैंने आपसे कहा ना कि जब उनको अंदर से कविता उमजती थी तब वो लिखने बैठ जाते थे। वो ऐसा कोई शेड्यूल उनका नहीं था। वो बाहर सुबह जल्दी उठते थे, इस बगीचे में इसी जगह पे वो बैठते थे और अपनी चाय खुद बनाते थे, अखबार पढ़ते थे। जी। और जब उनको कोई चीज़, जो कोई अनुभव उनको समझ आ जाता था या चुभ जाता था तो फिर वो उस पर लिखते थे। तो वो लेखन से संतुष्ट है कि और भी कुछ इच्छा थी उनकी? नहीं नहीं, वो ऐसी इच्छाएं उनकी कुछ भी नहीं थी कि बहुत लिखूं और खूब किताबें छपें, ऐसा कुछ भी नहीं था उनका। जी जी जी। बहुत संतुष्ट थे वो, हर चीज़ से संतुष्ट थे। न सिर्फ लेखन बल्कि वो खुद से उनको कोई शिकायत नहीं थी, अलबत्ता वो दुनिया की और समाज की ज़रूर बहुत चिंता करते थे। जी हाँ, उनकी लेखनी में नज़र आता है। वो नज़र आता है उनकी हाँ, लेखन। नज़र आता है उनके। तो धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपको।
देखा आपने सुना, जैसा कि हम उनको पढ़ते आए हैं और हम उनकी लेखनी के दीवाने हैं। हम ही क्या, नई पीढ़ी और साहित्य जगत में उनका बहुत नाम है। अब हम उनके साथ जो रहे हैं, राजेश सक्सेना कवि हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो उन्होंने देवताले साहब के साथ काफ़ी समय बिताया है। और देवताले साहब का जो कविता संग्रह है, वो कविता संग्रह देवताले साहब का कि पहचान सीरीज में प्रकाशित हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़ बग्घा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ भूखंड तप रहा है। आज हर चीज़ में बताई गई थी आग, हर चीज़ में बताई गई थी पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उसके सपने, बदला बेहद महंगा सौदा, और नव साक्षरों के लिए सांप्रदायिकता विरोधी कविताएं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इस तरह की उनका कविता संग्रह है। और उनका जो अनुवाद है, जो कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं और कई विदेशी भाषाओं में भी महत्वपूर्ण अंग्रेजी, जर्मनी, बंगला, उर्दू, कन्नड़ तथा मलयालम में उनके अनुवाद हुए हैं उनकी कविता संग्रह के। तो अब नमस्कार जी, राजेश सक्सेना जी, आपने देवताले साहब के साथ काफ़ी समय बिताया है जी, तो आप उनके कुछ संस्मरण सुनाएं कि आज उनकी पुण्यतिथि है, तो आप भी कैसे याद करते हैं उनको। सबसे पहले तो मैं आपका और मालवा रंगमंच और आपकी जो YouTube चैनल है उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। गए हुए उनको 3 बरस हो गए लगभग, तो उस 3 बरस के जो तीसरी पुण्यतिथि है, उस पुण्यतिथि पर आपने हमारे शहर के ही नहीं, देश के और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि और समकालीन हिंदी कविता के सब बड़े प्रमुख हस्ताक्षर आदरणीय देवताले जी का स्मरण किया और उन पर यह चैनल में इस तरह की उनके बारे में बातें करना और उनके बारे में उनको स्मरण करने का जो सौभाग्य आपने पाठकों को भी और श्रोताओं को भी और मुझे भी जो उपलब्ध कराया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मेरा यही था कि हम लगभग इसी जगह पर बैठकर उनसे बातें किया करते थे। लगभग 20-22 साल से मेरा लगातार उनसे संपर्क रहा और हम प्रायः घूमने, सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक सब में उनके साथ में रहता था। और उसके अलावा भी वो मुझे कई बार बुला लिया करते थे। और उनकी कविता तो मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं भी उनकी एक कविता, एक कविता उनकी मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि उनकी एक कविता जो है, ये पहला मैं इसका पाठक था, मतलब श्रोता था। उन्होंने पहला ड्राफ्ट लिखा और आदरणीय भाभी जी चली गई थी, उसके बाद का है ये, उनके निधन के बाद में। अच्छा। उनके उससे जो एक खालीपन उनके जीवन में आया था जी। और उस प्रेम के अनुराग में जो वो कविता लिखी थी, और मुझे वो लगता है कि वो हमारे सब पे चस्पा होती, क्योंकि उन्होंने ये जरूर कहा अपनी कविता में कि प्रेम की परिक्रमा कभी पूरी नहीं होती, लेकिन मैं उनको ऐसा कवि मानता हूं कि उनके पास जाने पे प्रेम की परिक्रमा जरूर पूरी हो जाती। क्योंकि देश के लगभग करीबन 10 से ज़्यादा कवि ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने सब ने उन पर कविता लिखी है। ऐसा कोई कवि नहीं है जिस पे 10 से ज़्यादा कवि, 3 तो अपने शहर से ही है। एक मेरी 3 कविताएं देवताले जी पर जी। नीलोत्पल यहाँ के युवा कवि हैं जो बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं इन दिनों जी। वो उन्होंने एक कविता लिखी, प्रमोद त्रिवेदी जी ने 2 कविताएं लिखी है, हेमंत देवलेकर ने लिखी है, इंदौर के प्रदीप मिश्र ने लिखी है। उसके अलावा पहाड़ का एक कवि है हमारा शिरीष मौर्य, उसने तो सर पर एक पूरा ये धनुष पर चिड़िया ये पूरा संग्रह निकाला। और उसके अलावा वीरेन डंगवाल हो, मंगलेश डबराल हो, सब लोगों ने उन पर कविताएं लिखी हैं। विष्णु खरे की बहुत अच्छी कविताएं हैं उन पर। तो ऐसे कवि जिनको इतना प्यार मिलता हो पूरी देश में, जो कि ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा तो मैं इसलिए उनको ये कहता हूँ कि उनके पास जाने पे जरूर प्रेम की परिक्रमा पूरी हो जाती है, ये ऐसा मैं मानता हूँ। तो उनकी एक कविता है, मैं आता रहूंगा तुम्हारे लिए, और उसको पढ़कर हमको ऐसा लगता है कि वो कभी गए ही नहीं हमारे पास। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। मेरे होने के प्रगाढ़ अंधेरे को पता नहीं कैसे जगमगा देती हो तुम अपने देखने भर के करिश्मे से। कुछ तो है तुम्हारे भीतर जिससे अपने बियाबान सन्नाटे को तुम सितार सा बजा लेती हो। मेरे होने के प्रगाढ़ अंधेरे को पता नहीं कैसे जगमगा देती हो तुम अपने देखने भर के करिश्मे से। कुछ तो है तुम्हारे भीतर जिससे अपने बियाबान सन्नाटे को
तुम सितार सा बजा लेती हो, अपने असंभव आकाश में तुम आज़ाद चिड़िया की तरह खेल रही हो, उसकी आवाज़ की परछाई के साथ जो लगभग गूंगा है, और मैं कविता के बंदरगाह पर खड़ा आंखें खोल रहा हूँ घेरी धुंध में। वाह, क्या बात लगता है काल्पनिक खुशी का भी अंत हो चुका है, पता नहीं कहाँ किस चट्टान पर बैठी तुम फूलों को नोच रही होगी, मैं यहाँ दुख की सूखी आँखों पर पानी के छींटे मार रहा हूँ। हमारे बीच ये इसमें कितना ज़बरदस्त लाक्षणिक प्रयोग है, आप देखिएगा कि हमारे बीच तितलियों का अभेद्य पर्दा है, जो भी हो उड़ रहा हूँ मैं तुम्हारी खनकती हुई आवाज़ के समंदर पर, हंस ध्वनि की तान की तरंगों के साथ जुगलबंदी कर रहे हैं मेरे फड़फड़ाते होंठ। याद है ना जितनी बार पैदा हुआ तुम्हें मैंने बेंजनी कमल कहा, याद है ना जितनी बार पैदा हुआ तुम्हें मैंने बेंजनी कमल कहकर ही पुकारा, और अब भी अकेलेपन के पहाड़ से उतरकर मैं आऊँगा हमारी परछाइयों के खुशबूदार गाते हुए दरख्त के पास, मैं आता रहूँगा उजली रातों में चंद्रमा को गिटार सा बजाऊँगा तुम्हारे लिए। क्या बात, ये इतना अद्भुत रोमांटिसिज्म उनकी कविताओं में जिस तरह से आया है, वो कविताएं उनको एक तरह का उनके लिए एक अलग ढंग से भी कहा गया है कि आग और गुस्से के कवि भी कहा गया है उनको, लेकिन वो प्रेम के भी उतने ही जबरदस्त पोएट थे और प्रेम बहुत करते थे लोगों से। एक कोई ऐसा, अब आप बता रहे हैं 12-14 साल पहले मिले थे, तो मुझे लगता है जो भी आदमी उनसे मिलता था उनके अंदर एक ज़बरदस्त आकर्षण था, एक खिंचाव था कि वो व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता था। मेरी भी इसी तरह से उनसे मुलाकातें हुई। वो जब प्रेमचंद सृजन पीठ पर निदेशक रहे उज्जैन में, तो निरंतर हम लोग पाठक मंच की गोष्ठियाँ, प्रेमचंद जयंती, ये सब मनाते रहते थे। उनके अंदर एक इस तरह का भाव था कि यहाँ का एक नीलोत्पल करके बिल्कुल युवा कवि है, बहुत छोटा, उस समय तो और कम अभी नाम चल रहा है शायद। हाँ, उनका नाम। कौन सी बुक आई उनकी? उनकी 2-3 पुस्तकें आई हुई है, लोकप्रिय हुई ना। हाँ, एक तो भारतीय ज्ञानपीठ से आई थी, अनाज पकने का समय, और दूसरी आई है पृथ्वी को हमने जड़ें दी। अच्छा, अभी तीसरी और उसकी प्रकाशन में है। तो वो बिल्कुल नई कविताएं लिख रहा था और बहुत अच्छी कविताएं लिख रहा था। तो एक बार की मुझे याद है कि प्रेमचंद जयंती जब मनी तो कालिदास एकेडमी में उन्होंने कार्यक्रम रखा सर ने, मैंने उसमें कंडक्ट किया, सब किया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रेमचंद के चित्र पर आज माल्यार्पण कोई वरिष्ठ कवि से नहीं कराया, उन्होंने नीलोत्पल से उस दिन माल्यार्पण कराया। ये उनके अंदर एक ग्रेटनेस थी, एक नए कवि को अपने आगे बढ़ाने की, एक उसको आगे लाने की, उसके उनमें एक ये अलग भाव था। हम लोगों को, हमें भी बहुत पसंद करते थे, मैं लगातार आता रहता था, और मुझसे तो बहुत मजाकबाजी उनकी, मतलब सबसे बड़ी इन सब चीज़ों के बाद कविता से इतर उनका जो सबसे बड़ा फिनोमिना था, एक जो वो फिनोमिना था हंसी का और विनोद का। इतने सारे संस्मरण हैं कि सारे झपट्टा मार रहे हैं इस समय। आपने अभी अरुण वर्मा जी का एक इंटरव्यू किया था, उन्हीं अरुण वर्मा जी के यहाँ 2 बेटों की एक साथ शादी थी जी। तो मुझसे उन्होंने कहा कि यार तू जाएगा क्या? वो अक्सर करके इस तरह की शादी वगैरह में, फंक्शन में रात्रि के समय 10, 11, 9, 10 बज जाती थी, तो इसलिए जाना अवॉइड करते थे, उनका स्वास्थ्य भी गवारा नहीं करता था। तो मुझसे कहा कि तू जाएगा? मैंने कहा हाँ मैं जाऊँगा सर। तो बोले तू मेरे 2 लिफाफे ले जाना यार। मैंने कहा ठीक है। मैं आया, दोनों लिफाफे लिए उनसे और गया, और शादी में होकर आ गया। दूसरे दिन मुझसे फ़ोन करके पूछा कि तूने 2 ही दिए कि ऐसा तो नहीं वहाँ कौन देख रहा, तू एक ही लिफाफा दे दिया हो। ये इस तरह की बात उनकी रहती थी। तो और कवियों से किस तरह की लेखनी इनकी अलग थी? ये मुक्तिबोध की बेचैनी और रघुवीर सहाय की बेचैनी की एक परंपरा से आगे जाने वाले कवि, उस परंपरा, विष्णु खरे, ये सब उनकी जो कविता है वो कविता जीवन से अलग नहीं थी। उनकी कविता का मैं अभी यही देख रहा था कि एक कविता, आप आश्चर्य करेंगे कि नींबू, एक बंगले से एक नींबू तोड़ रही है एक महिला, जो बंगला है वो बड़े अधिकारी का है किसी, और वो बंगले से वो जो महिला है वो राह चलती कोई है, और वो योग से वो गर्भवती है, तो जैसे खट्टा खाने का मन होता होगा, तो उसने वो नींबू जो है वो तोड़ा, लेकिन बंगले की जो मालकिन है उसने उसको जिस तरह से फटकारा और उस फटकार से जो पूरी करुणा पैदा हुई,
करुणा और उद्वेग पैदा हुआ कवि के मन में, उससे ये कविता उपजती है। एक नींबू के पीछे। भीड़ को देखकर मैंने बचपन की आदत के मुताबिक साइकिल खड़ी कर दी जी। और गर्दन घुसेड़कर भांपने लगा, आखिर माजरा क्या है। किसी ने कहा, गरीब के लिए एक नींबू भी गुनाह हो गया। मैंने देखा दिहाड़ी पर आई एक औरत, उसको एक नींबू के पीछे धिक्कारा जा रहा था। वह किसी बड़े अफसरनुमा आदमी का बंगला था, जहां सुबह से घास काटती उस औरत ने 1 बजे रोटी भकोसने के बाद दरांती रखते हुए नींबू उठाया था। बाई साहब बुरी तरह बिफर रही थी और उसके दोनों नौकर अधेड़ मजदूरन पर कुत्तों की तरह झपट रहे थे, जबकि सचमुच का कुत्ता इतने हंगामे के बावजूद पता नहीं क्यों चैन से सोया पड़ा था। यानी आप ये देखिए कि कितना ज़बरदस्त प्रयोग है। भला मानुष या गवाह न जाने क्या समझ मुझे नींबू से लदा पेड़ दिखाई दिया और भाई साहब की हथेली पर चमकता हुआ वह नींबू जो बुत बनी उस औरत की मुट्ठी से बरामद हुआ था। एक नींबू के पीछे उस औरत को ईमानदारी के पत्थरों से इस तरह खूना खून होते देख मेरी भवें थन गई और खून लपटों की तरह भड़क उठा। फिर भी अपने पर काबू में रखते हुए कानून को हाथ में क्यों लेते हैं आप? मैंने कुछ ऐसा इतना पता नहीं क्या सोचकर कह दिया। बस भाई साहब मुझ पर बरस पड़ी, यह मच्छर कहाँ से आ गया, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, कन्हैया जरा साहब को फ़ोन तो लगाना। एक नौकर ने कहा, तेरी घरवाली है क्या? दूसरे ने कहा, इतनी दया है तो अपने घर में बिठा ले। भाई साहब गर्जी, इसे बता दो कहाँ खड़ा है। कानून को हम मच्छर समझते हैं। बड़ा आया कानून बताने वाला। अपनी साइकिल संभालते मैंने उस पर नज़र डाली, जो बहुत सुंदर तो नहीं थी पर भरपूर औरत थी, 40 साल के आसपास, और भयभीत और हड़बड़ाई हुई। और दोनों नौकरों ने जो मुझे सुझाया था, मेरे साथ वैसा कुछ संभव नहीं था उसका रिश्ता। और मैं अपने रास्ते सोचते चला गया, कैसी फूहड़ है यह बाई, जिसने मुझे और कानून को पता नहीं क्या सोचकर मच्छर कहा। यह दिन का वाकया हुआ। रात मच्छरों को सताने से नींद नहीं आई। बीवी ने कोशिश की पर पूछने पर टाल गया। याद आता रहा मजूरन का तांबई चेहरा और टोटके की तरह चमकता हुआ निर्मम नींबू। मैं सोचता रहा, पता नहीं वह औरत इस वक्त कहाँ थकी मांदी सोई होगी। क्या वह भी याद कर रही होगी भौंकते हुए उस कुत्ते और किस तरह बुरी साइट से उठाया हुआ वह नींबू। तभी बिजली सी कौंधी मेरी आंखों में। अरे वह तो पेट से भी थी। और ऊँगती अनमनी पत्नी को जगाया मैंने सुनाने दिन का यह किस्सा। तब से बीच बीच में रात मेरी नींद पर गिद्ध की तरह झपट्टे मारती है और उस नींबू से 1000 गुना बड़ा नींबू मेरी आत्मा पर गिरता है, जिसकी फांक से निकल आई वह सताई गई औरत मुझे देखती है। हम अपने हमदर्द और मददगार की तरह पर मैं गड़ जाता हूँ शर्म से, क्योंकि उस दोपहर में साबित हुआ एक घटिया आदमी। मुझे चीखना था, तमाशा खड़ा करके सिद्ध करनी थी एक मेहनतकश औरत की आकाश छूती हैसियत। और उसके सामने एक नींबू और उस बाई साहब की बित्ता भर औकात। सर की इतनी प्रसिद्धि और लोकप्रियता थी तो मंचों पर भी लोगों को सुनना चाहते थे। मंच की कविता में और इन कविताओं में थोड़ा वैचारिक प्रभाव इनमें ज़्यादा रहता है, विचार ज़्यादा रहता है। और मंच हमारे जितने हैं वो एक समय में तो रहे, वो कारगर भी रहे, पर मंच दिनों दिन आपने देखा कि जिस तरह से इंटरटेन के साधन हुए। और उन्होंने क्या है, कविता को कभी सेंत-मेंत का सौदा नहीं कहते थे, वो हमेशा यही शब्द वापरते थे। कविता कोई सेंत-मेंत का सौदा नहीं है, ये घाव खाए हुए आदमी की आत्मा से निकली हुई आवाज़ है। कविता वो हमेशा कहते थे कि हमारा आदि कवि वाल्मीकि, उसने वो अन्याय देखा। क्रोच पक्षी जो था वो मैथुन रथ थे दोनों पक्षी, और उसको व्याघ्र ने बहेलिये ने जो तीर मारा और उससे उन दोनों का अंत हुआ, जिससे वाल्मीकि के मुंह से पहला श्लोक निकला। तो कविता अन्याय के विरुद्ध खड़ी होने वाली ताकत है। और उसका हमेशा ये मानना है, सर का, देवताले जी का हमेशा ये मानना रहा है कि कविता सवाल पैदा करती है, कविता सवाल खड़े करने का काम करेगी। कवि हमेशा सवाल खड़े करेगा और उससे समाज को समाधान ढूंढना है।
तो दरबारी कवियों वगैरह जो पहले प्राचीन काल में, तो उसके खिलाफ उनको उस तरह से आप अध्ययन के हिसाब से, जैसे जो कविता जिस धारा में है, हमारा जो इतिहास है, कविता की भी तो एक यात्रा है ना जी, कविता की पूरी एक यात्रा है। आदिकाल से, वीरगाथा काल से लेके मध्यकाल आ गया, फिर आधुनिक काल आया, रीतिकाल आया, तो इन सब कालों में अलग अलग तरह की उस जो वो कविताएं थी, प्रयोगवाद भी आया, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, और ये सब आए, लेकिन धारा में छायावाद आया। देवताले साहब को किस हाँ, तो देवताले जी को हम वाद की बजाय जो है एक बहुत अलग, मैंने क्या कहा उनको कि उनको जीवन और जगत से उपजी हुई हर बात, अब ये नींबू की घटना है, अपन साधारण देख सकते, कौन इतनी बड़ी कविता लिख देगा, और ये चर्चित हुई उनकी कविता, बहुत हुई। तो पहले मंच पे मंच पे नहीं गए वो कभी भी, मंच का उस तरह की कविताओं का मंच का काम है नहीं। ये कविताएं अध्ययन की है और वैचारिक लोगों में वैचारिक वो बढ़ाने की है कि विचार से आप कविता को आप, क्योंकि हम इंटरटेन के लिए, वो इंटरटेन होता है, ठीक है, इंटरटेन के लिए कविता नहीं है। जी जी, क्या हास्य जो है वो एक हो सकती है कि एक जरूरत है मनुष्य की, लेकिन कविता का मूल जो काम है वो यही काम है। महाभारत क्यों लिखा गया? जी, वेद व्यास ने ये सब जो हुआ है वो इसीलिए लिखा गया। वाल्मीकि ने भी तो यही किया जी जी, कि वो उस अन्याय से उपजा उसको, पहला श्लोक जी, तो इसलिए उनकी कविताओं में एक बात और है सर, छोटी सी, कि सर का प्रचार के माध्यम से लोग उन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन लेखनी की वजह से जानते हैं। हाँ। जैसे उज्जैन में सुमन जी प्रचार प्रसार से बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। हाँ। लेकिन देवताले साहब को लोग पढ़ते हैं, उसके बाद अरे दीवाने हो जाते हैं, यार बोले क्या कविता लिखी है। उसका कारण यह है कि सुमन जी की एक जो छवि थी वो बहुत बड़ी छवि थी, और सुमन जी के लिए भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। सुमन जी के लिए उन्होंने ये कहा कि वो भारतीय कविता के सांस्कृतिक दूत कहा उनको जी, सुमन जी को भी, देवताले जी ने। अच्छा। हमने एक कार्यक्रम किया था सुमन जी की जयंती जन्मदिन पर जी, तो उन्होंने भारतीय उसकी कविता की का सांस्कृतिक दूत कहा उन्होंने। तो ये ऐसा नहीं है, और हर तरह के टेम्परामेंट हैं। हम दूसरे और कवियों को, कुंवर नारायण हम उनके समकालीन है, विष्णु खरे की कविताएं अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें एक अलग तरह की बेचैनी है, एक अलग तरह का ताप है, इस ढंग की चीजें हैं उनमें। तो ये चीजें भिन्न भिन्न तरह से है उनके अंदर। तो इन्होंने और ये भी नहीं सोचा होगा कि इनके जाने के बाद इनके नाम से कोई पुरस्कार शुरू किया जाए? हाँ, ये तो वो कभी नहीं उनको, आपको मैं बताऊं कि 75वां जन्मदिन जब आ रहा था तो मुझे भोपाल के एक कवि हैं ओम भारती, उनने कहा कि राजेश तुमको इनको भव्य तरीके से मनाया जाना चाहिए, और एक दो के मने भी सही उसी समय, लेकिन सर इन सब चीजों के बिल्कुल विरुद्ध थे। ये बताता हूं मैं आपको कि डोरिस लेसिन को जब नोबेल प्राइज मिला तो सर के पास तब नहीं मिला था, लेकिन सर डोरिस लेसिन से इटली में मिले थे, और उनके पास मुझे आज भी मैं कई बार याद करता हूं, वो फोटो मुझे उनने बताया था, वो डोरिस लेसिन के साथ उनका फोटो है। लेकिन और जब उनको नोबेल प्राइज मिला 13 या 14 में मिला, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, तो डोरिस लेसिन को जब वो मिला तो मैंने कहा सर इसको अपन अखबार में दे देते हैं कि आप उनसे समय मिले थे, कि नहीं बिल्कुल नहीं। उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार, भवभूति अलंकरण, पहल सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी फेलोशिप, उसके बाद मुक्तिबोध फेलोशिप, माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान, इतने सारे सम्मान सब मिले। साहित्य अकेडमी तो बहुत बड़ा था, मैथिली शरण गुप्त सम्मान बहुत बड़ा था, शिखर सम्मान, जब उनको जो भी सम्मान मिलता था, हम कभी कहते भी थे कि हम उज्जैन के साहित्यकारों की तरफ से स्थानीय अखबार में खबर देके बधाई दे दें, तो वो मना कर देते थे, नहीं बिल्कुल नहीं करेगा तू ये काम। ज्ञानपीठ भी मिली जाएगा आगे पीछे। हाँ, वो सोच सकते हैं, ये तो अपन कह नहीं सकते क्या होगा। चलिए साहब नमस्कार, धन्यवाद आपको। तो आपने देखा ये हमारे सौभाग्य क्या है, इस पुण्यतिथि पे सर को हमने भी नमन किया, और जैसा कि हम उनको इतना पढ़ते आए और उनसे मिले भी हैं हम कई बार, और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो आज हमें अच्छा लगा ये कि यहाँ पर आए हम, और उनकी पुण्यतिथि पर शरीक होकर हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।